हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग उससे आगे देखेंगे यानी कि पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे और ये जो चल रहा है महेश कौन बर्नवाल का भारत का भूगोल का जो चल रहा है हम लोग का सेशन, और ये स्पेशली जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए रिवीजन क्लास चल रहा है। इसको डिटेल में मैं फिर आगे कभी पढ़ाऊँगा और पहले भी मैंने पढ़ा चुका हूँ। अगर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वीडियो सारा मिल जाएगा जिसमें चैप्टर वाइज पढ़ाया हूँ। और ये जो वीडियो चल रहा है ये स्पेशली सिर्फ रिवीजन के लिए चल रहा है, जिसमें लगभग पिछले पार्ट में मैंने 7 चैप्टर बता चुका था और यहाँ तक मैंने इसको कंप्लीट किया था। मैंने बोला था कि अगले पार्ट को यहाँ तक पढ़ा जाएगा और आज ही इसका वीडियो जो मैंने अपलोड किया हूँ आप सभी देख सकते हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे उसके बाद पार्ट 1 देखने के बाद इसको देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर रूप से समझ आएगी। यहाँ आएंगे तो नदियों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। नदियों में देखेंगे लोग तो जितनी भी नदियाँ हैं वो कहाँ से उसकी उद्गम स्थल है, कहाँ तक जाती है, सारी चीज़ें दी गई है। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए, यहाँ जैसे देखेंगे गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, ताप्ती, ये सब नदियाँ देखेंगे। तो इसकी सहायक नदियाँ जो है कई बार क्वेश्चन पूछा है कि गोदावरी की जो सहायक नदी वो है पेनगंगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है पेनगंगा और वर्धा, तो ये तो बहुत बार कन्फर्म आता है क्वेश्चन। उसके बाद कृष्णा देखेंगे, कृष्णा जो है ये कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा और भीमा, ये सब क्या है कृष्णा की जो है सहायक नदी है और ये महाबलेश्वर के समीप जो ये नदियाँ जो है निकलती है। उसके बाद आएंगे तो नर्मदा नदी है जो अमरकंटक के पठारी से निकलता है, इसकी सहायक नदी है। हिरन, ओरछांग, बरना, कोलार, ये सब इसकी क्या है सहायक नदी है। महानदी देखेंगे तो महानदी ये दंडकारण्य पठार से निकलता है महानदी और इसकी यहाँ पर सहायक नदी देखेंगे तो एक बार क्वेश्चन पूछता तेल जो है निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है। कावेरी के देखेंगे तो इसकी सहायक नदी जो है अमरावती, काबिनी, भवानी, बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ। उसको तापी है, तापी के बाद आएंगे तो सिंधु है, सिंधु की सहायक नदी देखेंगे तो भारत की जो प्रमुख नदी में देखेंगे सिंधु, तो सिंधु में सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, उसके बाद से जास्कर, श्योक, उसके बाद इसका और भी सहायक नदियाँ जैसे नुब्रा है, श्योक है। आगे जी सतलज नदी देखेंगे, सतलज के जो है ये भी मानसरोवर झील के निकट में ये राकसताल जो झील था वहाँ से निकलता है। झेलम देखेंगे तो ये कश्मीर के बेरीनाग झरने से निकलता है। चेनाब जो देखेंगे ये कहाँ से निकलता है तो याद रखिएगा लाहुल में बरालाचला दर्रे से, जो बरालाचला दर्रा है उससे विपरीत साइड से निकलता है। उसके बाद रावी है, यमुना है, यमुना देखेंगे तो यमुना पूछता है, गंगा और यमुना को पूछता है। आगे जी गंगा यमुना नदी के देखेंगे, गंगा का बहुत बार पूछता है और यमुना का भी। केदारनाथ की चोटी से ये जो गंगोत्री ग्लेशियर यानी गौमुख है वहाँ से निकलता है। और उसके बाद देखेंगे तो ये वल्दे के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाली खाड़ी में जा गिरता है। अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ। उसके बाद ये हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, बनारसी, भागलपुर, पटना, कोलकाता, ये सब शहर जो है इसके किनारे बसे हुए हैं। टिहरी बांध और फरक्का बांध जो है इस पर निर्माणित है। आगे जी यमुना देखेंगे तो ये बंदरपुर से पश्चिमी के ढाल से स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलता है और इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाता है। उसके बाद से देखेंगे तो इसकी गिर, असम, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, ये सब इसकी सहायक नदी है। आगे जी रामगंगा देखेंगे, आगे जी यहाँ पर देखेंगे और गोमती नदी देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलता है और गाजीपुर के निकट गंगा नदी से मिल जाता है। घाघरा नदी जो कि सरयू नदी भी कहा जाता है, इसको उत्तर प्रदेश में नेपाल से निकलता है और छपरा के पास जो है नदी गंगा नदी से जाके मिल जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से आएंगे गंडक नदी देखेंगे तो गंडक नदी जो है तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से निकलता है। पटना के समीप सोनपुर नदी में मिल जाता है, यानी पटना में जो सोनपुर जगह है वहाँ पे गंगा नदी से जाकर मिल जाता है। काली गंडक, त्रिशूली गंगा, ये सब की सहायक नदी है, ठीक है। पटना में ये जाकर मिलता है और यानी इसके किनारे जो है पटना शहर बसा हुआ है। त्रिवेणी जो है ये त्रिवेणी गंडक नदी पर बांध जो त्रिवेणी बैराज है ये बना हुआ है। देखिए त्रिवेणी, तिरहुत, तेऊर, ये 3 है बैराज बना हुआ है गंडक नदी पर, नहर निकला हुआ है। राप्ती नदी देखेंगे, राप्ती छोड़िए कोसी आ जाइए, कोसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 धाराओं के मुख्य धारा जो है अरुण नाम है, यानी 7 धाराओं में जो मुख्य धारा है वो है अरुण नाम की। माउंट एवरेस्ट के पास से गोसाई थान से निकलता है, कोसी कहाँ से निकलता है, गोसाई थान से निकलता है। भागलपुर जनपद में कारगोला यानी कुर्सेला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी जाके मिल जाता है। सोन कोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण, तामुर कोसी, बहुत सारी कोसी नदियाँ जो है इसमें आके मिलती है, इसकी सहायक नदियाँ। उसके बाद आएंगे चंबल, केन, बेतवा को छोड़िए, यहाँ नीचे सीधे आ जाइए। ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील के निकट जो है आगसी ग्लेशियर से वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है निकलता है और ये इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। माजुली द्वीप का निर्माण करता है। आ गया जी
यहाँ पर देखेंगे तो इसमें बहुत सारी नदियाँ लेकिन उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो है माही नदी, याद रखिएगा, ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। विलुप्त सरस्वती नदी देखेंगे, सरस्वती नदी, तो सरस्वती नदी जो है ये विलुप्त हो चुकी है। इसके संदर्भ में 120 वर्ष से पहले 1893 में अंग्रेज इंजीनियर ओल्डमैन ने विचार किया एवं खोज शुरू की। इस नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास 1987 में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहासकार विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर विष्णु श्रीधर अंकर ने किया था, इसको फिर से वापस लाने के लिए। उसको बताएंगे यहाँ पर देखेंगे तीस्ता जल विवाद देखेंगे। तीस्ता जल विवाद जो है सिक्किम है। तीस्ता नदी पहले तो सिक्किम है और पश्चिम बंगाल और सिक्किम के सीमा बनाती है। ये पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच में क्या बनाती है, सीमा बनाती रहती है। यह नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है, सहायक नदी है। भारत जो है इसका 52% पानी रखता है, 48% जो है बांग्लादेश को देता है। भारत 20% पानी प्राकृतिक बहाव के लिए छोड़ देता है और शेष को आधा आधा बांट ले, मतलब ये चीज़ें तय की गई थी। आगे जी, यहाँ लिखा है कि कौन सी नदी के किनारे कौन कौन सी जगह बसे हुए, जैसे कि लुधियाना देखेंगे तो सतलज नदी किनारे, लेह देखेंगे सिंधु नदी किनारे, हैदराबाद मूसी नदी किनारे, उत्तर काशी जो है भागीरथी नदी किनारे, कानपुर जो है गंगा नदी किनारे, और नासिक जो है गोदावरी नदी किनारे, और फतेहपुर जो है ये भी गंगा नदी किनारे। यहाँ आएंगे फैजाबाद, इस समय ये फेमस है फैजाबाद अयोध्या, ये सरयू यानी घाघरा नदी किनारे। उसके बाद देखें कोटा चंबल नदी किनारे है, गाज़ियाबाद हिंडन नदी किनारे, सूरत जो है ताप्ती नदी किनारे। उसके बाद नीचे आएंगे पटना देखेंगे तो सबको पता है गंगा नदी किनारे जो है पटना बसा हुआ है, पटना यानी गंगा नदी किनारे। उसके बाद से लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे, बनारसी जो है गंगा नदी किनारे। आगे आएंगे तो नीचे देखेंगे गया जो है फाल्गु नदी किनारे, गया क्या है फाल्गु नदी किनारे। गोरखपुर जो है राप्ती नदी किनारे, याद रखिए गोरखपुर राप्ती नदी किनारे है। अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे है। दिल्ली यमुना नदी किनारे है, याद रखिएगा दिल्ली यमुना नदी किनारे है। आगे आ जाइए, यहाँ पर देखेंगे हाजीपुर गंडक नदी किनारे है। उसके बाद आएंगे अगला देखेंगे यहाँ पर आगरा यमुना नदी किनारे, बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी किनारे है। इलाहाबाद जो है गंगा और यमुना का संगम स्थल है इलाहाबाद। भागलपुर जो है ये गंगा नदी किनारे है। जमशेदपुर है ये स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी किनारे है। मथुरा जो है यमुना नदी किनारे है। मुंगेर जो है गंगा नदी किनारे है। डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। बरेली जो है रामगंगा नदी किनारे है। श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे है। इस साइड में जी जो इम्पोर्टेंट है इसको मैं पहले ही मार्क डाउन कर दिया। यहाँ देखेंगे अयोध्या देखेंगे तो सरयू नदी किनारे अभी देखे लो। कोलकाता जो है हुगली नदी किनारे। श्रीरंगपट्टनम जो है कावेरी नदी किनारे। उसके बाद आएंगे तो गांधीनगर देखेंगे साबरमती नदी किनारे। और उसके बाद नीचे आएंगे बक्सर देखेंगे तो बक्सर जो है ये गंगा नदी किनारे हैं। आगे अजमेर जो है लूनी नदी किनारे हैं। आगे जी जल विसर्जन नदी के समय अनुसार जल प्रवाह में आयतन का माप है। इसे क्यूसेक या क्यूमेक्स में मापा जाता है। तो याद रखना जल विसर्जन जो है इसकी जल प्रवाह को जो आयतन का माप होता है उसको क्यूसेक या क्यूमेक्स में मापा जाता है। नीचे आ जाइए, इस साइड में देखेंगे लोग, यहाँ देखेंगे तो वर्ल्ड वाटर फॉल्स डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कर्नाटक में सारावती नदी में जोग या गरशुप्पा जलप्रपात है। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी के शिव समुद्र जलप्रपात है। ऐसे हालांकि जो शिव समुद्र जलप्रपात है ये सेकंड नंबर पे हमेशा ही आता है, याद रखिएगा, लेकिन आयतन में 1 नंबर पे है ना। उसके बाद देखेंगे नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे इस साइड में आएंगे जम्मू कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। तो जम्मू कश्मीर की जो बुलर झील है ये किन क्रियाओं से बनी है, तो याद रखिएगा भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। सबसे बड़ा है मीठे पानी का झील। उसके बाद देखेंगे भाखड़ा दंगल पर जो है एक गुरु गोविंद सिंह सागर नामक झील की निर्माण हुई। आगे आइए, यहाँ बहुत सारी झीलें दी गई। इन झीलों को मैप से याद कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर याद होगा। जैसे जम्मू कश्मीर में बुलर झील, डल झील और जानरस झील जो है जानसर झील है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। सबसे बड़ी क्या है, ताजे जल का झील है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो आपका जो आ जाएगा हिमाचल प्रदेश में ये सूरताल, चंद्रताल, उसके बाद नाको झील, सामताल झील, भीमताल झील। उत्तराखंड में क्या है ये सब सामताल और भीमताल, और बाकी जो था नाको, चंद्र, और ये सब हिमाचल प्रदेश का था। पंजाब का जो है रेणुका झील,
हरियाणा और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ इंपॉर्टेंट भी देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं मार्क डाउन यहाँ पे किया हूँ। जैसे लोकटक झील जो है मणिपुर का है, क्या है लोकटक झील, कई बार क्वेश्चन पूछा है लोकटक झील कहाँ का है, तो मणिपुर का है। उसके बाद लिखा है कि मिजोरम भारत की सबसे बड़ी झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है, तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील जो है यही लोकटक झील है। अगला चिल्का झील उड़ीसा का, और ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, यह खारे पानी का झील है। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है कि राजमंदस झील जो है ये राजस्थान का सबसे बड़ी मीठे जल का झील है। तो राजस्थान में मीठे पानी का झील कौन सा है, तो राजमसंद झील है, राजमसंद झील। आ गया जी। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो सांभर झील है, 230 किलोमीटर का स्थान है। जबकि पुल्लिकट झील जो है दूसरे नंबर पर जो है सबसे खारे पानी का झील है। पुल्लिकट झील जो है ये क्या, पुल्लिकट झील के आर्द्र तट पर स्थित लैगून झील है। भारत का सबसे मीठे पानी की झील जो है वो है वुलर झील है। यहाँ पर जो है तुलबुल परियोजना बनाई गई है। अगला आएंगे तो लिखा हुआ है कि भारत की कृत्रिम झील जो है मानव निर्मित झील जो है वो है गोविंद सागर झील, जो भारत की क्या है तो मानव निर्मित झील है। ये सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध बना उसके द्वारा ये निर्माण हुआ। चोलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है जो कि सिक्किम में है। तीस्ता नदी पर ये बनी झील है। लोनार झील इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप हुआ है। लोकटक झील जो है ये केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क है लोकटक झील, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था लोकटक झील के बारे में, याद रखिएगा। ये सबसे बड़े मीठे पानी का, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का जो झील है वो है लोकटक झील, जहाँ पर केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है। यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झीलों की रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद आएंगे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-47A है। यहाँ वेम्बनाड झील दिया है केरल में, चिल्का उड़ीसा में, राजसमंद जो है ये राजस्थान में, लोकटक जो है मणिपुर में। आ गया जी। अगला चैप्टर 9 नंबर चैप्टर देखेंगे जल संसाधन देखेंगे। जल संसाधन में देखेंगे यह एक चक्रीय प्रक्रिया है और जनसंख्या हमारी है 17.5%, लेकिन भारत में 4% ही पीने योग्य जल है। यहाँ आएंगे तो हम लोग विश्व में 133वें नंबर पे आते हैं इस स्थान में पानी की उपलब्धता के स्थान पे। पृथ्वी पर मात्र 2.5% जल जो है वो शुद्ध रूप से मतलब पीने योग्य है। आगे जी। सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से भारत विश्व का पहला स्थान वाला देश है। आगे जी। यहाँ पर देखेंगे तो इस साइड में अनुच्छेद ये सब दिया गया, आर्टिकल वगैरह, ये जिनका पॉलिटिकल साइंस होगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अनुच्छेद वाला। आ गया जी। यहाँ लिखा है पुनर्भ्रमण योग्य जल संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न राज्य है। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य जो है क्या है पुनर्भ्रमण में सबसे संपन्न राज्य है। 21वीं सदी में शहरीकरण और औद्योगिकरण का युग आरंभ हुआ था 21वीं सदी में। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ तमिलनाडु के घरों में जल संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया, और ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा चुका है। यहाँ देखेंगे लिखा है राजस्थान के जैसलमेर में खादिन में अन्य क्षेत्र में जोहड़ के उदाहरण मिलते हैं। जो भूमिगत जल को इकट्ठा करना जोहड़ वगैरह कहलाता है, ठीक है, जिसमें भूमिगत टैंक होगा जिसे टाका भी कहा जाता है। फलौदी एक ऐसे घर है जो 6 मीटर गहरा, 4 मीटर लगभग 4.25 मीटर जो है ये 4.5 मीटर लंबा और 2.5 मीटर जो है क्या है एक घटा मतलब एक चौड़ाई जो है ये इनको क्या बोला जाता है, टांका बोला जाता है। आ गया जी। मेघालय की राजधानी शिलोंग में भी छत पर वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। कर्नाटक के मैसूर में गंडाथूर गांव में भी वर्षा जल को संचरित किया जाता है या संचयित किया जाता है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक छत पर जो है वर्षा जल संग्रहण करने वाला बनाने का अनिवार्य कर दिया गया है।
महाराष्ट्र में अहमदाबाद जिले में हिबड़े बाजार गांव में वर्षा जल संचयन का एकीकृत मॉडल अपनाया गया है। प्राकृतिक के तालाब जिसे कई क्षेत्रों से घिरा रहता है उसको पोखरा कहते हैं। जोड़ एक प्रकार का क्या, एक छोटा सा चेक डैम होता है। यहाँ लिखा है कि अहमदाबाद के पास में अडालल वाव के जिसमें 6 मंजिलें है, यह एक मंदिर है जिसे कुएं में जाकर समाप्त हो जाती है और जो इसका सीढ़ी जो है वो नीचे की तरफ जाता है, जो और नीचे एक पूरी तरह से गैप मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, कुआं बोलते हैं, अडाजल वाव वाली कुआं। आ गया जी। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। रियो डी जेनेरो की जो पहली सम्मेलन हुई है 1992 में, उसमें पर्यावरण के लिए जल के बारे में सारी चीज़ बातें की गई थी। आगे चलते लो, यहाँ पर आएंगे लोग, इस पेज में देखेंगे लोग, यहाँ लिखा है कि वर्षा जल जो संग्रहण के लिए मतलब सबसे ज़्यादा बारिश जो होता है वो तो चेरापूंजी में होता है, लेकिन वह स्थान जहाँ पहले चेरापूंजी था, जहाँ पहले बारिश ज़्यादा होता था। राष्ट्रीय जल दिवस जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। भीमराव अम्बेडकर के योगदान की वजह से उनके ही डेट ऑफ बर्थ में मनाया जाता है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, बहुउद्देशीय परियोजनाएँ देखेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाएँ में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 2 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री ने ये कृषि परियोजना चालू किया था। पंजाब सिंचित राज्य सब सर्वाधिक सिंचित राज्य में जो है पंजाब है, मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ सिंचाई होती है। आगे जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत को मंदिर कहा, यानी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते थे, आधुनिक भारत का मंदिर बोलते थे। दामोदर घाटी परियोजना जो है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में फैली दामोदर घाटी परियोजना राज्य अमेरिका में टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त विकास के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। आगे जी, अब यहाँ लिखा है कि दुर्गापुर में एक बड़ा अवरोधक इसी परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया। तिलैया बांध दामोदर की सहायक बराकर नदी है। तिलैया की जो बांध है वो दामोदर की सहायक बराकर नदी पर है। आगे जी, भाखड़ा नंगल परियोजना जो है ये भाखड़ा नंगल पर जो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध परियोजना है, जो 226 मीटर मात्र ऊंचाई है, जो विश्व की सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है ये झील। उसके बाद एक झील बनता है, इसके कारण जो झील का नाम है गोविंद सागर झील, जो हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध जो है ये हो जाएगा टिहरी बांध, जो 225.55 मीटर है। यहाँ भी यह मतलब ये दोनों को मिलाकर ही गोविंद सागर का निर्माण होता है। रिहंद बांध परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के सीमा पर है। ये पिपरी स्थान पर सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये एक कृत्रिम झील है। ये भी क्या है, एक कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत, जो कि रिहंद नदी बनी हुई गोविंद बल्लभ पंत। हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा का शोक कहलाने वाली नदी महानदी है। उसके बाद देखेंगे तो ब्यास जो है परियोजना, ब्यास सतलज और ब्यास नदी के समीप। उसके बाद देखेंगे हरिके बैराज जो है ये बनाया गया। हरिके बैराज और राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर के नाम से नहर खोला गया, पूरे राजस्थान में पानी पहुंचाया गया। आगे जी, उसके बाद देखेंगे तो चंबल परियोजना दी है। चंबल परियोजना जो कि मध्य प्रदेश राजस्थान में है, और गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है। तुंगभद्रा परियोजना देखेंगे तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है ये तुंगभद्रा परियोजना। मयूराक्षी परियोजना जो है ये कनाडा बांध भी कहते हैं इसको। मयूराक्षी परियोजना को क्या कहते हैं, कनाडा बांध कहते हैं। बगलिहार परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर भारत का दूसरा बनाए जा रही दुलहस्ती परियोजना को
लेकर भी दोनों देशों में विवाद चल रहे हैं। आगे जी, झेलम नदी पर भारत द्वारा बनाई जा रही बुलर बैराज परियोजना जो है, ये भी इसकी वजह से भी दोनों देशों के बीच में जो है विवाद चल रहा है। आगे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं बुकनाखा परियोजना जो है ये भूटान की परियोजना है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है ये भूटान की 180 मेगावाट बुनाखा जल विद्युत परियोजना है। तो याद रखिए बुनाखा परियोजना जो है भूटान की परियोजना है, ठीक है। रेणुका बांध परियोजना देखेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आएंगे इस साइड आएंगे तो किसाऊ परियोजना है। किसाऊ परियोजना की बात आएंगे तो ये इस साइड में आएंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना जो है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जामों में। अमृत क्रांति के नाम से ये शुरू की गई ये परियोजना है। तो अमृत क्रांति के नाम से शुरू की कौन सी परियोजना है? केन बेतवा लिंक परियोजना। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है केन बेतवा नदी परियोजना जो है। उसके बाद नीचे आएंगे तो सरदार सरोवर परियोजना देखेंगे। 5 अप्रैल 1961 ईस्वी को तत्कालीन उस समय जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने इसकी नींव रखी। और ये सरदार सरोवर परियोजना जो है यह भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा चुका था। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किसी संयुक्त परियोजना है तो याद रखिएगा सरदार सरोवर परियोजना जो है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान की यह संयुक्त परियोजना है। आगे आएंगे इस साइड में देखेंगे 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री ने गुजरात राज्य में नर्मदा जिले में केवंडिया में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध राष्ट्र को समर्पित किया। टिहरी परियोजना देखेंगे तो उत्तराखंड के टिहरी भागीरथी और भिलंकरा नदी के संगम वाले जगह पर विश्व का सबसे ऊंचा चट्टान आपूरित बांध जो है होगा, ठीक है। तो ये टिहरी परियोजना जो है ये चट्टान आपूरित बांध है। अगला विवाद क्या है तो भूकंप क्षेत्र से जोन 5 में आता है। ये कौन सा भूकंप क्षेत्र है? टिहरी बांध परियोजना जो है ये भूकंप 5 के अंतर्गत आता है। आगे जी इस साइड देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस साइड में आएंगे तो लिखा हुआ है कि वर्ष 1895 में बनाया गया था। ये 54 मीटर ऊंचा और 366 मीटर लंबा जो है मुल्ला पेरियार बांध केरल में है। कहाँ है मुल्ला पेरियार बांध जो है ये केरल में है, जबकि इसके जल का उपयोग तमिलनाडु में करता है। कहाँ करता है तो यह जल उपयोग है जो तमिलनाडु में करता है। फरक्का बैराज परियोजना जो है ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बने फरक्का बांध का निर्माण जो है 1961 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो वर्ष से 1975 ईस्वी में पूरा हुआ था। यहाँ आएंगे तो फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन को जल आपूर्ति होती है। फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है ये क्या है, इसे जल की आपूर्ति होती है और 60 नहरों द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई भी उपलब्ध कराया जाता है। आ गया जी, यहाँ देखेंगे तो कावेरी जल बंटवारा देखेंगे। कावेरी जल बंटवारा में देखेंगे कावेरी जल विवाद के बारे में जानेंगे लोग। जल बंटवारा जो है तमिलनाडु कर्नाटक केरल और पुदुचेरी में किया जाता है। आगे जी यहाँ गंडक नदी देखेंगे। गंडक नदी ये गंडक कोसी और गंगा ये 3 देखना जरूरी है। शारदा नेपाल में 1966 में महाकाली संधि द्वारा इसकी बहुउद्देशीय परियोजना जो है शामिल किया गया। कोसी जो है ये भी नेपाल में, और ये कोसी बैराज जो है 1954 ईस्वी के समझौते के तहत इसको बनाया गया। गंडक जो है ये भी 1959 ईस्वी में बनाया गया नेपाल और भारत सरकार द्वारा। गंगा जो है ये बांग्लादेश फरक्का गंगा जल की भागीरथी में संबंध में 1966 ईस्वी में भारत बांग्लादेश के संधि के तहत इसको बनाया गया। आगे जी यहाँ पर अगला देखेंगे देश की प्रथम नदी सूचना प्रणाली देखेंगे तो 145 मीटर लंबे राष्ट्रीय जल मार्ग हल्दिया से फरक्का भारत की प्रथम नदी सूचना प्रणाली है। तो हल्दिया से फरक्का जो है ये क्या है, भारत की प्रथम नदी सूचना प्रणाली है। आगे जी आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना देखेंगे। इस साइड में देखेंगे तो नमामि गंगा परियोजना जो है 2017 में शुरू किया गया था, नमामि गंगा परियोजना के नाम से। अब आएंगे अगला चैप्टर देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं छोड़ के चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी एग्ज़ाम आप लोगों का 1 हफ्ते में होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचेंगे कि बहुत सारा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि इसको डिटेल में मैं पढ़ाया हूँ। अगर आपको देखना होगा तो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते भी नहीं 2-3 दिन बाद, क्योंकि 2-3 दिन में
कल या परसों में मैं पूरी सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा TRE 3 वालों के लिए, और 4 वालों के लिए जो है 2-3 दिन बाद से एकदम टॉपिक वाइज जो है एकदम चैप्टर वाइज जो चलेगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से थ्योरी क्लास चलेगा, ठीक है। तो उसमें आएगा, घबराइएगा नहीं। चीज़ें जानबूझ कर मैं इसको थोड़ा सा इजी वे में लेके चल रहा हूँ। मेन टॉपिक को फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि अभी रिवीजन करना वाली। कृषि चैप्टर देखेंगे तो कृषि में आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ कृषि जो है ये एग्रीकल्चर सबसे बना हुआ है। एग्रीकल्चर 2 शब्द, एग्री और कल्चर से। एग्री मतलब होता है मृदा, और कल्चर मतलब होता है कि कल्चर मतलब होता है कृषि, मतलब खेती करना, ठीक है। तो मिट्टी में खेती करना एग्रीकल्चर हो गया। भारत में लगभग जो है 55% जो है जनसंख्या है, और जो 55% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य पर ही निर्भर है ना। लगभग 2/3 कहता है। आगे जी, यहाँ देखेंगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में वर्तमान में पंतनगर उत्तराखंड में भी स्थित है। विश्वविद्यालय का नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारतीय कृषि इतिहास का नाम पुस्तक मोहिंदर सिंह रांधवा द्वारा लिखी गई। आगे जी, स्वतंत्रता के बाद इस चुनौती पर ध्यान देते हुए 1948 भूमि सुधार संबंधी कानून बनाया गया, जिसके 3 उद्देश्य थे: हथबंदी, चकबंदी और काश्तकारी सुधार। भूदान आंदोलन देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा हुआ था और पूछता भी है कई बार। भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था, भूदान आंदोलन। और यहाँ पर हालांकि नाम नहीं दिया, लेकिन याद रखिएगा विनोबा भावे द्वारा ये शुरू किया आंदोलन था, जिसमें जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उनसे कहा गया, आग्रह किया गया कि गरीबों में ज़मीन को बांट दिया जाए। अब फसल देखेंगे 3 प्रकार की होती है, रबी, जायद और खरीफ फसल होती है 3 प्रकार के। रबी फसल जो होता है वो रस रबी, रस रोटी याद रखिएगा, और रोटी और चना ये कम से कम, मतलब कि गेहूं और चना याद रखिएगा, जो रबी कई बार क्वेश्चन पूछता है। खरीफ फसल देखेंगे तो चावल, ज्वार, बाजरा, मकई, तेल, ये सब जो है खरीफ फसल है। जायद फसल देखेंगे तरबूज, खरबूज, ककड़ी जो है ये सब जायद फसल है। कौन किस मौसम बोया जाता है यहाँ पर दिया गया। अक्टूबर नवंबर बुआई की जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जून जुलाई में खरीफ बोया जाता है, और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। जायद जो है मार्च अप्रैल में बोया जाता है, और जून जुलाई में काट लिया जाता है। रबी फसल हो गया आपका, उसके बाद से पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्रों में रबी फसल बोया जाता है। खरीफ फसल में बता दिया आप लोग को, चावल, मकई, ज्वार, बाजरा ये सब खरीफ फसल है। धान की 3 फसलें होती है, और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आस, अमन, बोरो, ये धान की क्या है 3 किस्में हैं, ठीक है, 3 किस्में की फसल है। जायद फसल जो है ये भी बता दिया आप सभी को। अगला जी आगे जी, चावल देखेंगे तो चावल उष्णकटिबंधीय फसल है, 3000 से अधिक किस्में पाई जाती है, जिसमें आस, अमन, बोरो याद रखिएगा, है ना। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे साइड में आएंगे, यहाँ पर देखेंगे इस साइड क्षेत्र में, तो ये चावल की जो फसल होती है 14 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है इस चावल की खेती के लिए। भारत में कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या कहता है? चावल का कटोरा कहा जाता है। आगे जी, गेहूँ देखेंगे तो गेहूँ को चीन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। भारत जो है दूसरे सबसे बड़े स्थान में है गेहूँ उत्पादन में। यहाँ लिखेंगे तो सामान्य रोटी का जो गेहूँ होता है वो सफ़ेद रंग या मुलायम होता है। मैक्रोनी गेहूँ जो होता है ये लाल रंग का और कठोर होता है। काली मिट्टी में से उगाया जाता है ये गेहूँ की फसल जो है। गेहूँ की प्रजातियाँ देखेंगे तो लारमा रेजो 64, सोनारा 63, सोनारा 64 और मेया 64 ऐसे 227। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किसकी प्रजाति है, तो गेहूँ की प्रजाति है। नूरिन 10 और बौनेपन ये सब क्या है, तो ये गेहूं की प्रजातियां हैं। राज 3077 गेहूं की एक प्रजाति है। यह देर से बुआई के लिए एवं सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसकी औसत उत्पादन 30 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। तो ये 3070 भी क्या है, राज 370 और ये गेहूँ की ही प्रजाति है। गेहूं की फसल में रोग लग जाता है पीला कीट, भूरा कीट और काला कीट, यानी कीट लग जाता है। पीला, भूरा, काला कीट जो है गेहूं में जो ये रोग लग जाता है। करनाल बट जो है गेहूं के एक कवक जाति रोग है जो कि टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पंजाब में है, मध्य प्रदेश हरियाणा वाला क्षेत्रों में है। मोटे अनाज देखेंगे ज्वार, बाजरा, रागी और इसमें जो है कैल्शियम, लोहा, कैल्शियम जो है सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मोटे अनाज ज़्यादा पाए जाते हैं। ज्वार में देखेंगे तो ज्वार ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ये ज्वार देखेंगे तो ज्वार जो होता है अफ्रीकी मूल का एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
महाराष्ट्र देश के आधे से अधिक ज्वार का उत्पादन करता है। अन्य प्रमुख ज्वार उत्पादन राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश है। दक्षिण राज्यों में यह खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, जबकि उत्तर भारत में खरीफ फसल में बोया जाता है इसको, ज्वार को। ठीक है, यानी रबी और खरीफ दोनों में होता है। ठीक है, आगे जी बाजरा में देखेंगे। बाजरा जो अफ्रीकी मुल्क का ही ये भी पौधा है और ये गरीब लोगों का आहार कहा जाता है। आगे जी बाजरा में राजस्थान आगे है। मकई देखेंगे तो मकई अमरीकी मुल्क का, याद रखिएगा दोनों ज्वार बाजरा था अफ्रीकी मुल्क का और ये मकई जो है अमरीकी मुल्क का है और ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा ये भारत में इसको लाया गया था। आगे जी इस साइड में देखते हैं पिंटल किस्म की मकई जो उगाई जाती है भारत में, ज़्यादातर जो है पिंटल किस्म की मकई उगाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में डेंट किस्में भी उगाई जाती है। मकई में वाइट बड नमक रोग जो है जस्ता की कमी के कारण होता है, तो वाइट बड नमक रोग जो है तो जस्ता की कमी के कारण होता है। जौ जो है, जौ सिंधु घाटी सभ्यता से ही एक महत्वपूर्ण फसल रही है। यह गरीबों का आहार, इसका प्रयोग जो है शराब और विस्की बनाने में होता है। राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में के दो प्रमुख राज्य है जिसमें जौ 68% क्षेत्र पर बोया जाता है और 74% उत्पादन प्राप्त होता है। रागी देखेंगे तो यह शुष्क प्रदेश की फसल है जो लाल, काली, बलुआ और दोमट उथली काली मिट्टी में उगाई जाती है। दलहन देखेंगे तो दलहन भारत विश्व के दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। क्या उपभोक्ता है? उपभोक्ता वाला देश है, यानी कि सबसे बड़ा उत्पादन भी करता है और उपभोक्ता भी देश है दाल वाला। ठीक है, दालों भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आएंगे नीचे देखेंगे तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण और राइजोबियम जो है ये दलदली पौधों की जड़ों में पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। विटामिन B12 का संश्लेषण में सहायक होता है। जहाँ देखेंगे तो NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 1:2 का होता है। ठीक है, आगे जी लगभग 11% जो है क्या है भाग जो है दलहनी फसलों की कृषि की जाती है। आगे जी चना देखेंगे तो चना जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है और ये वर्षा आधारित फसल होती है। यहाँ देखेंगे तो 2.8% भाग पर ही चने की खेती की जाती है। अरहर देखेंगे तो अरहर देखेंगे लाल चना और पिंजन पी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अरहर जो है एक यह देश की दूसरी प्रमुख दलहन फसल है और इसको लाल चना और पिजन पी भी यानी पिजन चना भी इसे कहा जाता है। तिराई भाग लगभग 1/3 भाग पर क्या होता है महाराष्ट्र में इसकी खेती की जाती है, 1/3 भाग पर। यहाँ देखेंगे तो अरहर का जन्म स्थल जो है भारत है, उड़ीद भारत में, मूंग भारत का है, सोयाबीन जो है ये चीन का है, चना जो है दक्षिण पूर्व यूरोप का है, मटर जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र का है, मसूर जो है चीन का है, याद रखिएगा। ठीक है, आ गया जी ये भारत का, तो याद रखिए कम से कम अरहर, उड़ीद और मूंग ये भारत का है, तो इसको याद रखिएगा। मूंगफली देखेंगे तो मूंगफली मूलतः ब्राज़ील का पौधा। मूंगफली कहाँ का पौधा है? ब्राज़ील का पौधा और इसमें 42% तेल का अंश है, 42% तेल का अंश है। आ गया जी मूंगफली के तेल को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत विश्व का सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक देश है। भारत जो है विश्व का क्या है सर्वाधिक उत्पादक देश है। उत्पादन के 3 अग्रिम राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। तो मूंगफली जो है, मूंगफली में गुजरात 1 नंबर में है और विश्व में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन जो है भारत करता है। आ गया जी भारत विश्व में सरसों का सबसे बड़ा क्या है उत्पादक देश है। भारत जो है विश्व में क्या है सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद आइए पीताम्बरी पीली सरसों की एक प्रजाति है। क्या है? पीताम्बरी जो है पीली सरसों का क्या है एक प्रजाति है। तिल जो है यह भारत विश्व का सर्वाधिक तिल उत्पादन वाला क्षेत्र है। गुजरात जो है देश का बृहत्तम तिल उत्पादक राज्य है। गुजरात क्या है मतलब तिल उत्पादन करने में गुजरात 1 नंबर में है। उसके बाद से देखेंगे तो ये अलसी का पौधा देखेंगे, अलसी या अरंडी का पौधा देखेंगे तो ये खरीफ और रबी दोनों फसलों में उगाया जाता है। मध्य प्रदेश में अलसी के पौधे ज़्यादा मिलते हैं। कपास का जब देखेंगे तो कपास भारत का देशज पौधा यानी देसी पौधा है भारत का और इसको 6 से 8 महीने लगता है इसको तैयार होने में। उसके बाद देखेंगे कपास में देखेंगे तो कपास को महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण या सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। काली मिट्टी में इसको उगाया जाता है। आगे जी
अमेरिका कपास को देश के उत्तर पूर्वी भाग में नरमा कहा जाता है, यानी अमेरिका में कपास को क्या बोलते हैं, नरमा कहा जाता है। जूट देखेंगे तो भारत में जूट का उत्पादन ज़्यादा होता है, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर होता है जूट के उत्पादन। श्वेत जूट इसको या इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल 1 नंबर में जूट के उत्पादन में। अन्य फसलें जैसे गन्ना, चाय, कॉफ़ी देखेंगे तो यहाँ आएंगे तो भारत में गन्ने की खेती अंतर्गत सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश में, यानी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती होती है। भारत के प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में सतातपुर नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। आगे आएंगे तो यहाँ लिखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य को भारत का शक्कर का प्याला भी कहा जाता है। शक्कर का प्याला किसे कहते हैं, यानी चीनी का प्याला किसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश को कहते हैं। कोयम्बटूर तमिलनाडु में 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी। आगे जी इस साइड में देखेंगे लिखा है चाय में। चाय मूलतः दक्षिणी चीन के यूनान के पठार का पौधा है। 1843 ईस्वी में दार्जिलिंग वाले क्षेत्रों में चाय की शुरुआत की गई थी। असम चाय का पौधा बौना यानी छोटा और पत्तियां कठोर होती है। यहाँ देखेंगे तो पाला चाय की फसल के लिए हानिकारक है, यानी पाला चाय की फसल के लिए क्या है, हानिकारक है। तो पाला रहित जो है ये दिन 210 दिन होना चाहिए चाय की फसल के लिए। आगे जी भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। चाय की पत्तियों में कैफीन और टेनिन परिमित मात्रा में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कैफीन और टेनिन पाई जाती है। कहवा जो है ये देखेंगे कहवा अबिसिनिया यानी कि पूर्वी अफ्रीका उच्च भूमि का मूल पौधा है, जिसे सर्वप्रथम बाबा बुदन की पहाड़ियों पर रोपा गया था, यानी बाबा बुदन की पहाड़ी जो है कर्नाटक में है। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। भारत में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है, जो केरल और आंध्र प्रदेश का स्थान है। कहवा की 3 किस्में अरेबिया, रोबास्टा, लिबेरिया आदि। लिबेरिया जो है देश में अरेबिया कहवा अधिक लोकप्रिय है। देश में क्या है, अरेबिया कहवा जो है अधिक लोकप्रिय है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। ब्राज़ील जो है क्या है, कॉफ़ी का क्या सबसे आगे मतलब 1 नंबर पर उत्पादन करने में। वियतनाम, उसके बाद कोलंबिया है। आगे आएंगे भारत में केरल को रबड़ के उत्पादन के लिए एकाधिकार बनाया था, और ये भी एकाधिकार वाला जो भी वर्ड रहता है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि रबड़ का मामला में केरल जो है 1 नंबर पे है। इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद भारत विश्व का तीसरा प्रमुख नारियल उत्पादक देश है। क्या है, तीसरा प्रमुख नारियल उत्पादक देश है। तंबाकू देखेंगे, तंबाकू भारत में 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी द्वारा लाया गया था। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा तंबाकू निर्यातक देश है। इसको देखेंगे मसाला में तो केरल 1 नंबर है। मसालों का बागान भी कहते हैं केरल को। इलायची जो होता है ये केरल में भी पाया जाता है, और लेटराइट मिट्टी में खासकर इसको ज़्यादातर उगाया जाता है। लौंग देखेंगे तो लौंग जो है इसको औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है, मसाले के रूप में भी उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। लौंग में देखेंगे तो भारत में लौंग केरल वगैरह क्षेत्रों में पाया जाता है। काली मिर्च जो होता है ये लतानुमा झाड़ियों से प्राप्त होता है। काली मिर्च, ठीक है, चिकनी दोमट मिट्टी में मिलता है। काली मिर्च को भारत का काला सोना कहते हैं। काली मिर्च को भारत में क्या बोलते हैं, काला सोना कहते हैं। यहाँ लिखा है कि कौन कौन सी फसल कहाँ पाई जाती है। जैसे चावल में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल 1 नंबर में है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश, तब आंध्र प्रदेश। गेहूं में उत्तर प्रदेश, बाजरा राजस्थान, मकई आंध्र प्रदेश, चना में महाराष्ट्र, अरहर में महाराष्ट्र है, यानी दाल में महाराष्ट्र हो जाएगा। मसूर में उत्तर प्रदेश, मूंगफली गुजरात हो जाएगा। मूंगफली कहाँ हो जाएगा, गुजरात। सरसों राजस्थान, सोयाबीन मध्य प्रदेश, सूरजमुखी कर्नाटक, कपास गुजरात में, जूट पश्चिम बंगाल में, आलू उत्तर प्रदेश, प्याज महाराष्ट्र, गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, शीर्ष नंबर में हो गया। धान में देखेंगे तो भारत व इंडोनेशिया जो है धान में आगे है। मकई में जो है मध्य अमेरिका का मैक्सिको आगे है। गेहूं में जो है मध्य एशिया है। तंबाकू दक्षिणी अमेरिका है। रबड़ में दक्षिणी अमेरिका है। उर्द में भारत आगे, मसूर में चीन आगे, अमरूद में अमेरिका, टमाटर में मैक्सिको, बाजरा में अफ्रीका आगे है। यहाँ देखेंगे तो कुछ केंद्र लिखा हुआ है, जैसे यहाँ कॉफ़ी बोर्ड देखेंगे तो कर्नाटक में, रबर बोर्ड के कोट्टायम केरल में, चाय बोर्ड जो है कोलकाता में। उसी तरह इस साइड में आएंगे तो राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड जो है ये हैदराबाद में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो है ये कटक में है। और डेयरी वाला जो है आनंद जो है डेयरी विकास बोर्ड जो है आनंद में। डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये करनाल हरियाणा में है। आ गया जी। अब यहाँ पर देखेंगे, इस साइड में देखेंगे तो ये हो जाएगा अगला
हम लोग का टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाएगा। यहाँ जी हरित क्रांति जो 1960 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक जो विलियम गेट थे इनके द्वारा शुरू किया गया था भारत में, लेकिन स्वामीनाथन द्वारा शुरू किया गया था हरित क्रांति। ठीक है, आगे जी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है मनीला में है। कहाँ है? मनीला में। आगे चलेंगे, मनीला में हो गया। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की उन्नत खेती की जाती है। आगे जी भारत में हरित क्रांति का जनक जो है एस एस स्वामीनाथन को माना जाता है। उन्नत बीज की किस्म जो है कार्यक्रम यानी हाई यील्ड वैरायटीज जो है सीड्स प्रोग्राम जो चालू किया गया था, जिसमें जो है देखे थे कि बड़े बड़े पैदावार होने लगे थे, अधिक पैदावार होने लगे थे। आगे जी हरित क्रांति जो है खाद्य से संबंधित है। सुनहरी स्वर्ण क्रांति जो है ये फल सब्जी से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। काली क्रांति जो है खनिज तेल संबंधित है। नीली क्रांति मछली से। गोल क्रांति आलू से। भूरी क्रांति उर्वरक से। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। रजत क्रांति जो है अंडा से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति जो है ये नवीन कृषि नीति से संबंधित है। अमृत क्रांति जो है नदियों जोड़ने की परियोजना से संबंधित है। सदाबहार क्रांति जो है ये कृषि उत्पादन को दोगुना करना टिकाऊ कृषि से। गुलाबी क्रांति जो है प्याज उत्पादन से। लाल क्रांति जो है मांस और टमाटर से जो है उत्पादन से ये क्रांति संबंधित है। आगे जी वही चीज़ हो गया फिर दोबारा। यहाँ देखेंगे ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो और छोटा करता हूँ, पूरा क्लियर देखना चाहिए आप लोग को। यहाँ देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ऊपर में, देखिए पहले भारत में झूम कृषि के प्रकार। अब यहाँ देखिए भारत में झूम कृषि के प्रकार देखेंगे तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब आता है। उत्तर पूर्वी राज्य में या मेघालय मिजोरम राज्य में इसको झूम खेती कहा जाता है। क्या कहता है? झूम खेती कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे जो झूम खेती होता है ना उसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि पूर्वोत्तर भारत में इसको यानी असम मेघालय वाले क्षेत्रों में इसको झूम के नाम से ही बोला जाता है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसको पोदू या पामाडाबी बोला जाता है। तो याद रखिएगा पामाडाबी आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा वगैरह वाले क्षेत्रों में बोला जाता है। पश्चिमी घाट में इसको कुमारी बोला जाता है। कभी कभी केरल में भी दे देता है कुमारी बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर केरल देखेंगे तो पूनम लिखा है, लेकिन केरल में कुमारी भी दे देता है। बिहार बोर्ड की किताब में केरल में कुमारी भी लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बेबर, दहिया और ये पेड़ा बीरा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बेबर तो लिखा हुआ है। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखेंगे तो बालरे, सिर्फ राजस्थान दिया गया है ये आपके SCRT किताबों में कि राजस्थान में इसको बालरे बोला जाता है। मणिपुर में पामलू, हिमालयन क्षेत्र में खील बोला जाता है। झारखंड में कुरुल बोला जाता है और छत्तीसगढ़ में दीपा बोला जाता है। और छत्तीसगढ़ और साथ साथ अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में इसको दीपा बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे जी आगे चलते यहाँ देखेंगे तो ये सब कृषि के विशेष प्रकार दिया है, जैसे कि विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, PC कल्चर मछली उत्पादन से, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से, हॉर्टिकल्चर जो है ये फलों के उत्पादन से संबंधित है। ऑलिकल्चर जो है जैतून के तेल से, आर्बरी कल्चर जो है ये झाड़ियों वगैरह की वृक्षों और झाड़ियों की कृषि से संबंधित है। AP कल्चर जो है मधुमक्खी पालन से है। और फ्लोरिकल्चर जो है ये फ्लोरिकल्चर जो है फूलों की कृषि संबंधित है। सिल्वी कल्चर जो है ये वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। वेजी कल्चर जो है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई आदि देशों में है। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में मानव द्वारा ये आदिम कृषि को कहा जाता है वेजी कल्चर। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि पोमोलॉजी जो है ये फल विज्ञान को पोमोलॉजी कहा जाता है। वर्मी कल्चर देखेंगे तो वर्मी कल्चर कृषि उत्पादन एवं जो केचुआ पालन होता है ना उसको वर्मी कल्चर कहा जाता है। सीधे सीधे याद रखिएगा। आ गया जी रिले कृषि जो है इस किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, जब एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल को बोया जाता है तो उसको रिले कृषि कहा जाता है ना। उसके बाद चलते आगे, इस साइड देखेंगे तो सस्य से गहनता कैसे ज्ञात किया जाता है। तो कुल बोया गया क्षेत्र और वास्तविक कृषि गुने 100 कर देंगे तो शून्य सस्य गहनता निकल जाता है। वाणिज्यिक कृषि मतलब होता है बहुत बड़े स्तर पर जब खेती करना वाणिज्यिक कृषि कहलाता है। ट्रक फार्मिंग वही बात हो गया, वाणिज्यिक कृषि को ही ट्रक फार्मिंग कहा जा सकता है। अपने देश में नहीं बाहर देशों में ट्रक फार्मिंग किया जाता है। बड़े बड़े फार्म हाउसों में खेती हो रहा है ना बहुत बड़े स्तर पर, तो उसको ट्रक फार्मिंग भी कह सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ गहन कृषि लिखा हुआ है। 200% से अधिक के शून्य गहनता वाला क्षेत्र को सघन कृषि माना जाता है। पारिस्थितिकी कृषि जो है, पारिस्थितिकी कृषि किसे कहेंगे तो कृषि की प्रणाली में पारिस्थितिकी संपदा को बिना हानि पहुँचाए कृषि की जाती है, उसको पारिस्थितिकी कृषि भी कह सकते हैं।
रेचिंग खेती क्या है? तो रेचिंग खेती जो है इस कृषि प्रणाली में प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशु जैसे भेड़ बकरी आदि को चराया जाता है, इसको बोलते हैं रेचिंग खेती। आ गया जी। इस साइड देखेंगे लिखा हुआ है कि सिक्किम भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य है, जहां इस राज्य में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग जो है बिक्री एवं प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब कि जितने भी उर्वरक है रासायनिक उर्वरक पर इस पर बिक्री मतलब इस बेचना प्रतिबंध कर दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ कि उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के माकंदपुर गांव में 100% ऑर्गेनिक खेती होने के कारण ऑर्गेनिक गांव रखा है। ऑर्गेनिक गांव कौन सा है? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के माकंदपुर जो है ये कृषि क्षेत्र में बायोटिक पार्क बनाने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब है। यानी बायोटिक पार्क बनाने वाला कौन सा राज्य? पंजाब राज्य। उसके बाद नीचे आएंगे, इस साइड देखेंगे, यहाँ पर आएंगे चैप्टर नंबर देखेंगे 12 नंबर चैप्टर देखेंगे। इस चैप्टर को देखेंगे भारत का पशु संसाधन देखेंगे। विश्व में सबसे अधिक पशु जो है भारत में है, दूसरे नंबर ब्राज़ील, तीसरे नंबर पर चीन है। यानी एक नंबर में पशु के मामले में भारत जो है एक नंबर पे है, याद रखिएगा। उसमें भी आबादी वाला जो राज्य देखेंगे तो गुजरात हो जाएगा, ठीक है। आ गया जी। इस साइड देखेंगे तो पूरा ही चार्ट से ये बताया गया है कि कौन से पशु कितना है। देखेंगे तो यहाँ पर बकरी जो है 26%, भेड़ जो है 12%, भैंस जो है 21%, गाय बैल देखेंगे तो ये 27% हो जाएगा। सूअर देखेंगे तो 2% और अन्य जंतु वगैरह देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ जी, यहाँ लिखा है देश में गायों की मान्यता जो है प्राप्त 22 से 27 नस्लें, गायों की नस्लें कितनी? 27 नस्लें है। भारत अग्रिम जो राज्य है मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश जो गाय के पालन में है। यहाँ देखेंगे तो गाय की नस्लें लिखी गई है, भारवाहक गाय, दुधारू गाय और द्विकाजी गाय, यानी दोनों काम जो करता है। उसके बाद से भैंस की नस्लें लिखी गई है, जफराबादी, मुर्रा, नीली रावी, हल्की भैंस जो होती है, नागपनी, मदावरी, सुरती, तराई, ये सब क्या है? गाय की भैंस की प्रजाति है। यहाँ पर गाय की प्रजाति है, यहाँ पर भैंस की प्रजाति है। गाय की सबसे प्रसिद्ध जो भारवाही नस्ल जो है वो कांकरेज है, यानी भार ढोने वाली जो गाय है वो कांकरेज है। और दूध उत्पादन में सबसे जो सर्वाधिक फेमस जो गाय है वो है होल्स्टीन फ्रिजियन, यानी HF गाय जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक नंबर पर जो है मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान जो है ये गाय के पालन में है। भैंस में देखेंगे तो भैंस जो है भारतीय भैंस को जल भैंस कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम है जीनस बुवेलस, यानी याद रखिएगा भैंसों का वैज्ञानिक नाम है जीनस बुवेलस नाम है। और विदेशी भैंसों को दलदली भैंस कहा जाता है। भारतीय भैंस को जल भैंस कहा जाता है और विदेशी भैंस को दलदली भैंस कहा जाता है। और विदेशी भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है जीनस सिनसेरम कहा जाता है, और अपने भैंस को क्या बोलेंगे? बुवेलस बोलेंगे, बुवेलस, ठीक है। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ हरियाणा के हिसार में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है खोले गए हैं। भारत में पहला जो देश है जहाँ पर क्लोन से तैयार कड़ड़ की यानी पड़िया का बच्चा का जन्म दिया था। कटड़ी जो है ये एक पाड़ी है जो भारत में जो बाछी जिसको बोलेंगे, ये भारत में पहली जो है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर क्लोन से तैयार किया गया है, ठीक है। आगे जी, यहाँ पर देखेंगे तो वर्तमान समय उत्तर प्रदेश में भैंस के दूध उत्पादन में भारत में आगे, यानी दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है दूध के उत्पादन करने में। वर्तमान समय में भारत आगे है दूध के उत्पादन में, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन, जो भैंसों की संख्या में 3 राष्ट्र जो है अब वह आगे ही सब है। ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध से संबंधित था। ऑपरेशन फ्लड, इसको श्वेत क्रांति भी कहा जाता था। भारत में भेड़ों की संख्या जो है 26 नस्लें। भारत में भेड़ों की संख्या कितनी नस्लें? 26 नस्लें। आगे जी, यहाँ लिखा है कि भारत ऊन निष्कृष्ट कोटि की होती है और मोटे कालीन वाली ऊन कहा जाता है। इसे मोटे कालीन वाली ऊन कहा जाता है भारतीय ऊन को। भारतीय ऊन को क्या बोलते हैं? मोटे कालीन वाली ऊन कहा जाता है। बकरी पालन बोलेंगे तो बकरी पालन, बकरी की गायों की गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरी क्या बोला जाता है? गरीबों की गाय कहा जाता है। भारत में बकरी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान में आता है भारत जो है। लगभग 90% बकरियाँ के किस्म में भारत में पाई जाती है। जमुनापारी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली जो है बकरी है। जमुनापारी क्या है? बकरी की प्रजाति है सबसे ज़्यादा दूध देने वाली। बकरी के दूध में क्या होता है? आयरन और पोटासियम
आदि लवण की प्रचुर मात्रा होती है। आयरन की मात्रा इसमें दूध में गाय की दूध की अपेक्षा 10 गुना जो होता है अधिक होता है। याद रखिए, गाय के दूध की अपेक्षा क्या होता है, 10 गुना अधिक होता है बकरी के दूध में ये क्या चीज़ की मात्रा जो है, आयरन की मात्रा। ठीक है, यहाँ लिखा है बकरी जो ऊन के लिए फेमस है वो पश्मीना बकरी है जो कश्मीर में, और अंगूरा नामक एक खरगोश है, खरगोश प्रजाति, ये भी जो है ऊन के लिए काफ़ी फेमस है। और आप सभी जब SCERT जब पढ़ा रहा था तो इधर साइड में से बॉक्स बना होगा, उसी में दिया होगा ये अंगूरा नामक खरगोश के बारे में। उसके बाद केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है ये मथुरा में है, उत्तर प्रदेश में। मांस के लिए जो प्रसिद्ध बकरी जो है वो है बलूची बकरी। बलूची बकरी जो है ये मांस के लिए बकरी जो है सर्वश्रेष्ठ प्रजाति पाई जाती है। आगे जी, विश्व में सूअर जो है सर्वाधिक संख्या में चाइना में, सूअरों की संख्या जो है कहाँ पे है, चाइना में है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे जी, मुर्गी पालन देखेंगे तो भारत में सर्वाधिक अधिक मुर्गी पालन आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में मुर्गी का पालन होता है। और यहाँ देखेंगे मुर्गी के अंडे के कवच जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। विश्व में सर्वाधिक अधिक अंडा देने वाली जो मुर्गी है वो कौन सी मुर्गी है, तो लेग हॉर्न है। मुर्गी प्रजाति कौन सी है, लेग हॉर्न है। ठीक है, रेशम उत्पादन देखेंगे तो विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन से प्रारंभ हुआ था, और भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पे है। 18% रेशम उत्पादन करता है पूरी दुनिया में। रेशम बनाने की जो प्रक्रिया यहाँ देखेंगे तो जब जो रेशम का जो कीड़ा होता है इसके चारों तरफ लिपट जाता है रेशम के धागे से, तो उसको कोका बोलते हैं, और कीट को प्यूपा बोलते हैं। उस अवस्था में जो कीट होता है ना उसको प्यूपा अवस्था बोलते हैं, प्यूपा अवस्था। यहाँ पर देखेंगे रेशम का प्रकार जो है सहतूत रेशम, तसर रेशम, ईरी रेशम, मूंगा रेशम। तो ये 4 प्रकार के हैं। तसर रेशम जो है ये पीले रंग का होता है। क्या होता है, पीले रंग का होता है, याद रखिएगा। उसके बाद मूंगा रेशम जो है ये सुनहरा पीला होता है। रेशम का उत्पादन जो है कर्नाटक में प्रथम स्थान में। क्या है, रेशम का उत्पादन कर्नाटक प्रथम स्थान में। मूंगा रेशम का उत्पादन विश्व में सिर्फ भारत में होता है। असम में जो इसका उत्पादन किया जाता है मूंगा नामक रेशम। तो याद रखिएगा, मूंगा नामक जो रेशम होता है ये सिर्फ भारत में पाया जाता है। और जो सिर्फ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ रेशम के उत्पादन में कर्नाटक जो प्रथम स्थान में, ये भी याद रखिएगा। मूंगा नामक रेशम जो है सिर्फ भारत के असम में पाया जाता है, यानी सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। और उसको देखेंगे नए किस्म के रेशम जैसे ईरी और मूंगा का सर्वाधिक उत्पादन असम करता है। ठीक है, आगे जी, भारत में सबसे अधिक सहतूत रेशम के कीट का पालन किया जाता है। मतलब सहतूत पर रेशम के कीट का सबसे ज़्यादा पालन किया जाता है। आगे जी, भारत में झारखंड जो है लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यानी लाख का उत्पादन करने में कौन सबसे आगे है, झारखंड सबसे आगे है। उसके बाद जी उसको लिखा है कि मीठे जल की प्रमुख मछलियों में रेहू, कतला, मिर्गा, लांची। तो रेहू जो होता है ना, ये क्वेश्चन पूछा होता है, रेहू जो है किस जल में पाई जाती है, तो मीठे जल में पाई जाती है। ठीक है, इतना जरूर याद रखिएगा। ताज़े जल में जो मछलियों का उत्पादन है भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पे है, जो ताज़े जल में मछलियाँ यहाँ उत्पादित की जाती है। झींगा पालन में आंध्र प्रदेश जो है 1 नंबर पे झींगा के पालन करने में। आगे जी, चैप्टर नंबर 13 देखेंगे, 13 खनिज संसाधन देखेंगे। खनिज आप लोगों को पता है, कई बार बताया हूं कि खनिज को 2 भागों में बांटा गया है। कौन से खनिज, तो याद रखिएगा, एक तो धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज उससे बोले जिसमें धातु की मात्रा हो, जैसे लोहा, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम, तांबा क्या है, ये धात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, फास्फेट और जिप्सम होता है। अब ये धात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांटा गया है, लय खनिज और अलय युक्त। यानी कि वायसी धातु वाले खनिज जिसमें लोहे की मात्रा उसको लौ और अलय कहते हैं। मतलब जिसमें लोहे की मात्रा उसको लौ खनिज, जिसमें लोहे की मात्रा ना हो उसको अलय बोलेंगे। ये भी धात्विक है, ये भी धात्विक है, लेकिन एक लोहे वाला है और एक बिना लोहे वाला है। लोहे वाला में कौन कौन से, याद रखिएगा, मैग्नीज, टंगस्टन ये जो होता है, और लोहे का जो एस होता है ये लौ खनिज कहलाएंगे। और वही तांबा, सोना, सीसा, बॉक्साइट, टीन जो है ये अलय खनिज कहलाता है। ठीक है, आ गया जी। अब यहाँ पर अधातु के 2 भागों में बांटा गया, इसमें हालांकि नहीं दिया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। याद रखना, अकार्बनिक और कार्बनिक है ना, जिसमें कार्बन की मात्रा हो उसको कार्बनिक, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हुआ। अकार्बनिक जो हो गया जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। यहाँ देखेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि लौ वाला ऑल है वाला, इसमें सिर्फ उदाहरण याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है उदाहरण से, जैसे कि लौ एस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट जो है क्या आ जाएगा, लौ एस्क के अंतर्गत आएगा। ऑल लौ में तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आ जाएगा, ऑल लौ में आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे बहुमूल्य खनिज में देखेंगे तो आपका सोना, चांदी, प्लेटिनम ये बहुमूल्य खनिज में आ जाएगा।
अधात्विक में देखेंगे तो ये अभ्रक है, नमक है, पोटास है, ये सब क्या है अधात्विक है। ऊर्जा में देखेंगे तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, और इसको कार्बनिक खनिज भी कह सकते हैं। नीचे आ जाइए, यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि उस क्षेत्र को खनिज जिन क्षेत्र मतलब खनिज सबसे ज़्यादा मिलता है उसको भारतीय खनिज का हृदय स्थल भी कहा जाता है। हजारीबाग का जो है, हजारीबाग जो पठार है वो पर चादरी अभ्रक विश्व के लिए काफ़ी फेमस है। कोडरमा जो क्षेत्र है ये झारखंड का, वहाँ जो होता है ना वो अभ्रक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वहाँ का। आ गया जी, इस साइड में देखेंगे, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ लिखा है कि अब लोहा उत्पादन में आएंगे तो लोहा जो है क्या है, ये औद्योगिक विकास का क्या है रीढ़ है, और ये भी जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, उसको देखेंगे तो यहाँ लोहे के जो प्रकार है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लोमेनाइट, 4 प्रकार का होता है। हेमेटाइट लाल कलर का होता है, मैग्नेटाइट जो होता है वो काले कलर का होता है। सारा चीज़ यहाँ पर डिटेल से मिलेगा आप लोगों को। ये मैग्नेटाइट काले कलर का, हेमेटाइट जो लाल कलर का, लेमोनाइट जो है पीले कलर का, सीडेराइट ब्राउन कलर का होता है। एक एक करके सबको देखते हैं। जैसे यहाँ मैग्नेटाइट लिखा है, ये किस कलर का होता है, काला अयस्क होता है। ठीक है, लोहे की अंश इसमें पाई जाती है और लोहे में 60 से 65% लोहे का जो अंश पाया जाता है। उसके बाद आएंगे मैग्नेटाइट आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे हेमेटाइट जो होता है 60 से 70% यहाँ लोहे का अंश पाया जाता है। हेमेटाइट क्या होता है, लाल कलर का होगा, क्या है लाल गिरवा का रंग का होता है। आगे आ जाइए, लिमोनाइट जो है ये क्या होता है, पीले कलर का होता है और लोहे के इस अंश इसमें भी पाया जाता है, और लोहे का अंश जो होता है बाकी कंपेयर में थोड़ा कम पाया जाता है। आगे जी, हिमाचल के कांगड़ा घाटी में ये इस प्रकार का लोहा पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में पाया जाता है। सीडेराइट जो होता है ये क्या होता है, रंग भूरा कलर का होता है। आयरन, ये आयरन कार्बोनेट इसको कहा जाता है सीडेराइट को। छत्तीसगढ़ की बालाडीला खान जो है एशिया की बृहत्तम यंत्रीकृत लौह अयस्क जो है खदान है। मयूरभंज एवं क्यूझर में बादाम खदानों से निकलता है। बालाडीला की जो पहाड़ियाँ है, बालाडीला की पहाड़ी उत्तम कोटि के जो हेमाटाइट लोहा वहाँ पर पाया जाता है। मरमो गाँव से क्या होता है, मरमो गाँव गोवा में है और वहाँ से जो है लोहे का जो है निर्यात आयात किया जाता है। मैग्नीज देखेंगे तो मैग्नीज लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। और मैग्नीज आएंगे यहाँ पर तो मैग्नीज जो है 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्तर पूर्वी प्रदेश में, मध्यवर्ती प्रदेश और प्रायद्वीपीय प्रदेश में जो है मैग्नीज जो है मैग्नीज का भंडार वगैरह देखने को मिलते हैं। प्रथम स्थान में महाराष्ट्र है, ये आपका मैग्नीज के उत्पादन में और भंडारण में उड़ीसा है, यानी मैग्नीज के भंडारण में उड़ीसा 1 नंबर में और उत्पादन में जो है महाराष्ट्र 1 नंबर में है। इस साइड में देखेंगे तो यहाँ लिखा है मैग्नीज जो है मुख्य रूप से इस्पात विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन अगर स्टील बनाना है, इस्पात बनाना है तो 10 किलो जो है मैग्नीज मिलाना पड़ता है लोहे में। महाराष्ट्र जो है ये मैग्नीज के भंडारण में और नागपुर वाला जो भंडारा एवं नागपुर वाला क्षेत्र में महाराष्ट्र के ये मैग्नीज का जो है उत्पादन ज़्यादा होता है और भंडारित में उड़ीसा 1 नंबर पे है। और खनिज देखेंगे जैसे तांबा है, तांबा जो है ये पीतल और तांबा मिलके जो होता है ये पीतल और जिंक मिलके जो तांबा और जिंक मिलके पीतल का निर्माण करते हैं। आ गया जी, यहाँ तांबे का इसका दिया है, जैसे कि क्यूपराइट काफ़ी फेमस, याद रखिएगा क्यूपराइट जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। मध्य प्रदेश की जो बालाघाट खदान में है वो राजस्थान की, वहाँ तांबा पाया जाता है। राजस्थान की खेतड़ी में जो होता है क्या है, तांबे के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। राजस्थान की खेतड़ी में क्या होता है, तांबे के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस क्षेत्र है। बॉक्साइट देखेंगे, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम क्या है, अयस्क है। बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है। टर्सरी निक्षेपों में पाई जाती है, ये टर्सरी निक्षेप में पाए जाने वाले जो लेटराइट चट्टानों में भी पाई जाती है बॉक्साइट वगैरह। आघात वर्धता मतलब होता है ना कि धातु को पीट के चादर बना सकते हैं, उसको आघात वर्धता वाला गुण कहते हैं। बॉक्साइट में देखेंगे, भंडारण में देखेंगे तो उड़ीसा 1 नंबर पे है और ये आपका उत्पादन और भंडारण दोनों में ही क्या है, उड़ीसा 1 नंबर पे है। विश्व में बॉक्साइट के उत्पादन में भारत जो है 5वें नंबर पे है और एल्युमिनियम बनाने में जो है भारत जो है 7वें नंबर पे है। आगे जी, अभ्रक में देखेंगे तो अभ्रक जो 3 किस्में हैं, श्वेत अभ्रक जो है, श्वेत अभ्रक, उसके बाद से पीत अभ्रक, श्याम अभ्रक जो है 3 प्रकार का अभ्रक होते हैं। अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है। क्या है, भारत विश्व में प्रथम स्थान है। आगे देखते हैं लोग, आगे आएंगे, आगे देखेंगे यहाँ पर अभ्रक का देखेंगे, अभ्रक का तो हो गया आगे। उसके बाद इस पेज में देखते हैं लोग, टीन के बारे में दिया, याद रखिएगा टीन के बारे में जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में टीन का उत्पादन होता है। चूना पत्थर देखेंगे, चूना पत्थर का ज़्यादातर उपयोग जो होता है सीमेंट में, ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है सीमेंट उद्योग में।
और चीनी उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि प्लेसर अथवा जलोढ़ सोना जो होता है ये नदी के बालू तथा औषधि निक्षेप से प्राप्त सोने को प्लेसर अथवा जलोढ़ सोना कहा जाता है। यानी नदी से जो प्राप्त होता है सोने उसको प्लेसर या जलोढ़ सोना कहा जाता है। आगे देखेंगे यहाँ हीरा देखेंगे तो डायमंड जो हीरा है ये सबसे शुद्ध है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या कहा जाता है? हीरा को कहा जाता है। कार्बन का अपरूप भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। प्राचीन काल में गोंडवाना जो गोलकुंडा जो जगह है तेलंगाना का, वहाँ जो पाया जाता था कोहिनूर हीरा वगैरह। उसके बाद जिप्सम देखेंगे। जिप्सम जो है ये जिप्सम देखेंगे तो इसका उपयोग जो होता है अमोनियम सल्फेट और उर्वरक के रूप में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। आगे आएंगे क्रोमाइट देखेंगे। क्रोमाइट के बाद आ जाइए सीसा अयस्क जो देखेंगे। उसके बाद आएंगे जस्ता का देखेंगे। जस्ता जो होता है, जस्ता एक्चुअली में जिंक और तांबा मिलाया जाता है तो पीतल का निर्माण होता है, याद रखिएगा। इस साइड है जी। यहाँ देखेंगे ग्रेफाइट देखेंगे तो ग्रेफाइट में जो है ये ग्रेफाइट से देखेंगे पेंसिल का जो लीड होता है इस ग्रेफाइट का बना रहता है, याद रखिएगा। ग्रेफाइट का बना रहता है पेंसिल का जो लीड होता है। बायराइट देखेंगे। बायराइट जो होता है बेरियम सल्फेट का खनिज का रूप है। टाइटेनियम देखेंगे तो इससे लड़ाकू विमान में इसका उपयोग होता है। मिसाइल में युद्ध तोपों में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है। कायनाइट देखेंगे। कायनाइट जो होता है भारत विश्व में कायनाइट का सर्वाधिक उत्पादक करता है। क्या करता है? सर्वाधिक उत्पादक करता है। मैग्नेसाइट देखेंगे तो मैग्नेसाइट जो है, मैग्नेसाइट का उपयोग जो होता है रिफैक्ट्री ईंट विशेष किस्म के सीमेंट और टाइल वगैरह बनाने में किया जाता है। मैग्नेसाइट का उपयोग किया जाता है। आगे आएंगे तो यहाँ देखेंगे तमिलनाडु का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा? तमिलनाडु जो है मैग्नेसाइट का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। स्टेटाइट जो होता है ये स्टेटाइट को सेल खड़ी तथा घिया पत्थर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो घिया पत्थर, या इसको क्या बोलते हैं? स्टेलेटाइट को सेल खड़ी या घिया पत्थर कहते हैं। यहाँ लिखा है डोलोमाइट। डोलोमाइट एक किस्म का चूना पत्थर है। क्या है? तो चूना पत्थर है डोलोमाइट एक किस्म का, याद रखिएगा। आगे आ जाइए। यहाँ देखेंगे तो राजस्थान में एस्बेस्टस जो है सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। एस्बेस्टस का जो है ये सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। पायराइट देखेंगे तो पायराइट में जो है बिहार जो एकाधिकार, और ये जो क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है एग्जामों में कि निम्न में से किन खनिजों का एकाधिकार जो बिहार में है, यह पायराइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिए बिहार में इसका उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। उसके अलावा जो है कर्नाटक आगे आएंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर पायराइट वाला जो है क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था, इसीलिए इसको देखना जरूरी था। अब यूरेनियम से भी क्वेश्चन आता है बहुत बार। यूरेनियम का जो अयस्क है इसको पिच ब्लेड इसका अयस्क है, याद रखिएगा। और इसको मेटल ऑफ होप कहा जाता है, याद रखिएगा। मेटल ऑफ होप किसे कहते हैं? यूरेनियम को कहते हैं। और यूरेनियम जो है झारखंड के सीबू जिला के जादूगढ़ा क्षेत्र में भी पाया जाता है, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में, राजस्थान के उदयपुर में। यहाँ से यूरेनियम की संभावनाएं जो है व्यक्त की गई और यहाँ से निकाला भी जाता है बहुत सारे जगहों से। ये भारत में यूरेनियम निगम लिमिटेड जो है ये भारत में खनन व शोध के लिए कार्य करता है। थोरियम देखेंगे तो थोरियम जो है ये केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ दिया नहीं है लेकिन हालांकि याद कीजिएगा थोरियम जो है केरल साइड में ज़्यादा पाया जाता है। मोनोजाइट देखेंगे तो मोनोजाइट भी केरल के तटवर्ती क्षेत्र में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला पेज देखते हैं। यहाँ देखेंगे इस पेज में तो इस साइड में आएंगे खनिज लिखा है। खनिज क्या है? तो एक अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय मतलब होता है एक दिन ये समाप्त हो जाएगा, और बिल्कुल ये अनवीकरणीय संसाधन है खनिज। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ पर देखेंगे तो सारा चीज़ लिखा है कि कितने नंबर पर कौन सा खनिज कितने नंबर पे है। ये सारी चीज़ों को चाहे तो याद कर सकते हैं। अब यहाँ निकल देखेंगे। निकल जो है उड़ीसा में है, भंडारण में, उत्पादन में झारखंड है। आगे आ जाइए। अगला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 14, 14 नंबर चैप्टर देखेंगे ऊर्जा संसाधन देखेंगे। तो सूरज क्या है? सूरज जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ पर देखेंगे तो जीवाश्म ईंधन जो है कौन कौन सा है? तो देखिए जीव से जो ईंधन बनता है उसको जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। क्या है? यह है जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, अगला आएंगे। यहाँ पर देखेंगे कोयला क्या है? कोयला क्या होता है? कोयले को काला हीरा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कोयले के 4 प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। आपसे पढ़ा चुका हूँ। यहाँ देखिएगा तो भारत में कोयला का उत्खनन कार्य है 1744 ईस्वी में रानीगंज यानी पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुआ था, और 1830 तक अनेक कोयले खदान खोले जा चुके थे।
1956 ईस्वी में देखेंगे तो कोयला देखेंगे, कोयला का उत्खनन को सुधारने के लिए राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना की गई। ठीक है, किंतु कोयला उत्पादन में वास्तविक वृद्धि में सन 1972 ईस्वी में कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण तथा 1975 ईस्वी में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। आगे जी, यहाँ देखेंगे तो कोयला का 4 प्रकार जो बता रहा था, एंथ्रासाइट बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट 4 प्रकार होता है कोयला का। सबसे बेहतर होता है 80 से 90% इसमें कार्बन होता है और ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में पाया जाता है। याद रखिएगा, रियासी जिला में एंथ्रासाइट कोयला जो है पाया जाता है। वो भी बिटुमिनस देखेंगे तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में पाया जाता है। लिग्नाइट जो है ये पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग और करेवा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और पीट जो है ये जो है अभी भारत के मतलब क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। ठीक है, किसी किसी क्षेत्र में पाया जाता है। अगला देखेंगे तो यहाँ पर आएंगे तो सबके बारे में दिया है कि कौन सा कोयला किस तरह है। बस इतना याद रखना है कि पीट कोयला जो होता है बहुत ज़्यादा धुआं देता है और लिग्नाइट जो होता है भूरा कलर का कोयला होता है। बस इतना याद रखिए। बिटुमिनस जो होता है काले रंग का कोयला, इसको काले रंग का कहा जाता है। और यहाँ इस साइड में आएंगे तो कुकिंग कोयला भी कहा जाता है। कुकिंग कोयला जो कहा जाता है बिना ऑक्सीजन के गर्म करने पर कुकिंग कोयला जो है प्राप्त होता है। एंथ्रासाइट जो होता है ये गोंडवाना और टर्शियरी युग के क्षेत्र में पाया जाता है और सबसे अच्छी किस्म के कोयला होता है। 80 से 90% इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कोयला का 2 क्षेत्र है, एक तो गोंडवाना समूह का और एक टर्शियरी युग का। 98% जो कोयला है ना वो गोंडवाना समूह का, बाकी 2% जो हो जाता है वो टर्शियरी युग के चट्टानों का है। ये गोंडवाना समूह जो है ना 20 करोड़ वर्ष पहले का या 200 लाख वर्ष पहले का। वही जो टर्शियरी युग जो है ये 5.5 करोड़ वर्ष पहले का या 55 लाख वर्ष पहले का जो है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे आगे में। यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है कि 18% कोयला जो है गोंडवाना समूह का पाया जाता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो गोंडवाना समूह का जो कोयला है वो झरिया दामोदर वाली घाटों के रानीगंज वाले स्थान पाया जाता है। कोयला जो है ये झारखंड धनबाद वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। देश का अधिकांश जो है कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर है। कहाँ पे, याद रखिएगा झारखंड के झरिया वगैरह क्षेत्रों में है। टर्शियरी ये क्योंकि कोयला देखेंगे, टर्शियरी का जो कोयला है ये उसको भूरा कोयला या ब्राउन कोयला भी कहा जाता है। मेघालय, असम, यानी कि पूर्वोत्तर भारत जो है वहाँ पर टर्शियरी की कोयला देखने के लिए मिलती है। मात्र 2% कोयला जो है वहाँ पर मिलता है। अगला आएंगे तो यहाँ देखेंगे कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ 1 नंबर में है। और कोयले का यहाँ देखेंगे उत्पादन में देखेंगे तो झारखंड में जो झरिया, बोकारो, गिरिडीह ये सब क्षेत्र है। और पश्चिम बंगाल में रानीगंज वगैरह क्षेत्र जो है ये सब फेमस है कोयले के उत्पादन में। कोयले का संरक्षण जो है ये किसी भी खनिजों का संरक्षण जरूरी है क्योंकि एक न एक दिन तो समाप्त हो ही जाएगा। अब पेट्रोलियम देखेंगे, पेट्रोलियम जो है ये कच्चा तेल होता है। इसको परिष्करणशाला में यानी रिफाइनरी करके इसको अलग अलग बनाया जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल ये सब चीज़ें बनाया जाता है। ठीक है, आ गया जी। आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, जो असम के डिगबोई वाले क्षेत्र में सबसे पहले, उसके बाद मुंबई के मुंबई हाई क्षेत्र में और गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में भी ये सब जो पेट्रोलियम का शुरुआत वगैरह हुआ था। सबसे पहले 860 ईस्वी में असम के मार्गेरियो में खोजा गया था। माकुम क्षेत्र में भी 1867 में, 1879 में डिगबोई में तेल की कुएँ जो है तेल की मतलब वहाँ पर कुएँ खोदे गए थे। 1959 ईस्वी में ऑल इंडिया लिमिटेड जो है इसकी स्थापना ब्रिटेन सरकार और भारत के संयुक्त प्रयास से किया गया था। आ गया जी। ब्रह्मपुत्र घाटी देखेंगे तो ये दिहांग, ब्रह्मपुत्र जो घाटी है ये दिहांग वाला क्षेत्र है, जो कि आपका जो असम वाला क्षेत्र है वो दिहांग वाला क्षेत्र हो जाएगा। वो घाटी अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया होता है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करती है उसको दिहांग क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ घाटी से लेकर सुरमा घाटी तक जो है इसका विस्तार है। ब्रह्मपुत्र घाटी का लगभग 1300 किलोमीटर लंबी विस्तार है यहाँ पर। और इन क्षेत्रों में भी तेल बहुत सारे पाए जाते हैं। गुजरात में देखेंगे तो अंकलेश्वर में खंबात की खाड़ी जो है वहाँ पर भी तेल पाए जाते हैं बहुत सारे। आ गया जी। बॉम्बे हाई में और आलिया बेट में भी तेल का क्षेत्र है। ये सब जगह दिया गया है कि ये जो जगह जो है ये किन किन क्षेत्रों में तेल का जो अभी तक क्षेत्र पाए जाते हैं। बिहार में बस याद रखिएगा बरौनी जो है ना ये तेल कारखाना 1964 ईस्वी में इसका जो है उत्पादन वर्ष है। तो याद रखिएगा पूछ चुका है इसके पहले अभयारण्य यानी कि वाल्मीकि नगर अभयारण्य के बारे में पूछ चुका है। तो अब ये तेल शोधक षड्यंत्र पूछ सकता है कि बरौनी तेल शोधक षड्यंत्र की स्थापना या उत्पादन कब हुआ था। तो याद रखिए 1964 से यहाँ उत्पादन किया जा रहा है। इसकी स्थापना की गई 1964 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलिए, आगे आते हैं लोग। यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि पंजाब के भटिंडा में लगाए जाने वाली देश की प्रथम सेकेंड जनरेशन एथेनॉल बायो रिफाइनरी की स्थापना 25 दिसंबर 2016 को की गई थी। आ गया जी।
इस साइड देखेंगे तो लिखा हुआ कि CNG 13 अगस्त 2016 में पुणे महाराष्ट्र में शुभारंभ किया गया था CNG का। इस साइड यहाँ पर लिखा हुआ है जल विद्युत में देखेंगे तो वर्ष 1897 में भारत में जल विद्युत संयंत्र जो है दार्जिलिंग में 130 किलोवाट स्थापित किया गया था। सबसे पहले याद रखिए, बस इतना याद रखिए, जल विद्युत संयंत्र जो है सबसे पहले दार्जिलिंग में शुरू किया गया था। तो 1902 ईस्वी में कावेरी नदी शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वहाँ पर शुरू किया गया था। 1975 ईस्वी में जल विद्युत जो निगम बनाया गया था। आ गया जी। यहाँ देखेंगे वर्तमान में NTPC देश की सबसे बड़ी तापीय ऊर्जा उत्पादन कंपनी है। NTPC क्या है? तापीय ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ी कंपनी है। इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे तापीय केंद्र के बारे में दिया गया है। आ गया जी, जिसमें बिहार, ये बिहार वाला, बिहार का ही मैं ढूंढ रहा था। कहलगांव जो है क्या है? ये तापीय विद्युत केंद्र, कहलगांव बिहार में है। तापीय विद्युत केंद्र 840 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन करने का ये क्षमता रखता है। ठीक है, आगे जी। बिहार में देखेंगे ताप विद्युत केंद्र तो बरौनी और कहलगांव 2 ताप विद्युत केंद्र है, याद रखिएगा। आ गया जी। इस साइड में आएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कह रहा है कि राजस्थान के झारखंड में के पास यूरेनियम का जो है क्या है, विशाल भंडार का निक्षेप यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद से जो है देखेंगे थोरियम भी पाया जाता है भारत में, केरल साइड में पाया जाता है। देखिए थोरियम जो है केरल के तटीय क्षेत्र में, मोनाजाइट भी पाया जाता है यहाँ पर केरल वगैरह क्षेत्र में। यहाँ लिखा हुआ है कि ये वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। यानी परमाणु ऊर्जा का उत्पादक कौन करता है? सबसे अमेरिका और यूरोप करता है। भारत में देखेंगे तो यहाँ पर कलपक्कम कुडलकुलम तारापुर, ये तारापुर महाराष्ट्र का है। तमिलनाडु का कलपक्कम वो कुडलकुलम है। गुजरात का काकरापारा है। राजस्थान का कोटा कलिकट रावत भाटा है। उत्तर प्रदेश में नौरौरा और कर्नाटक में कैगा जो है ये परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन वर्ष 1969 ईस्वी में तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। यहाँ लिखा है रावत भाटा, रावत स्थान राजस्थान में जो है कर्नाटक के सहयोग से बनाया गया था। आ गया जी। यहाँ देखेंगे देश में सर्वाधिक टरबाइन तमिलनाडु के मुप्पन्नड़ पेरुगुड़ी कन्याकुमारी के निकट में स्थापित किया गया था। महाराष्ट्र राज्य में स्थित सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए फेमस है। यानी महाराष्ट्र का जो है सतारा पवन ऊर्जा के लिए क्या है? फेमस है। ये 200 नॉटिकल मील वाला क्षेत्र को तो आर्थिक अन्य क्षेत्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सौर ऊर्जा में आएंगे, सौर ऊर्जा का देखेंगे, यहाँ पे आएंगे तो इस साइड में देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन जो है ये राजस्थान में स्थापित किया गया है। ठीक है, उसके बाद प्रथम कैनाल सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है गुजरात के मेहसाना ज़िले में किया गया। उसके बाद आएंगे तो थर्मल पावर प्लांट जो है देश में लुधियाना में किया गया। ये बड़ा सोलर थर्मल पावर प्लांट देश का प्रथम सौर जल संयंत्र जो है नागालैंड के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियर विभाग में किया गया। आ गया थे लोग ज्वारीय ऊर्जा में देखेंगे लोग तो भारत में खंबाती खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और हुगली वाली जगहों पर जो है ये ज्वार ऊर्जा की जो है अधिक संभावना देखी गई है। विश्व का पहला ज्वारीय स्टेशन जो है फ्रांस में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? फ्रांस में बनाया गया था। यहाँ देखेंगे तो पृथ्वी के जो आंतरिक भागों से जो ताप का जो प्रयोग करते हैं ऊर्जा के रूप में उसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। आगे जी, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व में सबसे अधिक भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। उसके बाद से न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, मध्य अमेरिका जो है ये सब क्या करते हैं? भूतापीय ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। आ गया जी। बायोगैस में ये हो जाएगा। बायोगैस में देखेंगे तो बायोगैस जो होता है कौन कौन होता है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को बायोगैस भी कहा जाता है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ये यहाँ देखेंगे नगर पालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली एक परियोजना जो है नई दिल्ली के ओखला में स्थापित की गई है। जो कचरा को जो है वो गैस वगैरह में परिवर्तित करने के लिए, कचरा का यूज करने वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का ज्योग्राफी जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा जो रह गया वो रह गया जनगणना रह गया। जनगणना जो है बिहार और भारत का मैं उसमें जनगणना दोनों में कराने वाला हूँ। 2001 और 2011 का मैं उसको कोशिश करता हूँ कि अपलोड करने का।
दोनों का जनगणना जो है एक साथ कंपेयर करके देख लिया जाएगा ताकि चीज़ें जो है कंप्लीट रूप से समझ आ जाए। उम्मीद है कि ये ज्योग्राफी क्लास कल और ये मतलब मॉर्निंग वाली जो पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों पार्ट का अगर देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा। हिस्ट्री का मैंने अपलोड कर दिया है, दोनों चीज़ आप लोग कंप्लीट हो चुकी है। अब रह गया आप लोगों का करंट अफेयर जो है हर हाल में मैं कल आप लोगों का कंप्लीट करा दूंगा। और साइंस 2 चीज़ें मैं आप लोग कंप्लीट कर दूंगा। टोटली आप लोग का जीएस का पर्सन कंप्लीट हो जाएगा और जिनका मेन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी होगा उनका भी यहाँ से चीज़ें बेहतर मतलब स्कोरिंग बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है, तो आप सभी यहाँ तक अगर वीडियो देखे होंगे तो एक बार कमेंट करके ज़रूर लिख दीजिएगा कि करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर को लिख देना आप लोग को ताकि पता चल सके कि आप लोग यहाँ तक वीडियो अपना देख चुके हैं। ठीक है, तो ये लास्ट में अपना कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो बेहतर लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिएगा ताकि है ना कि बहुत सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके और आपके साथ साथ हमारी भी मदद हो सके। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।